विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें हमारा चैप्टर था भारत में उद्योग के विविध आयाम, यानी डाइवर्सिव डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डाइवर्सिव डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो उसमें आज हमने जो हमारा टॉपिक है, काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम इसमें। आज हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण, यानी जीसीएफ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जीसीएफ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सकल पूंजी निर्माण, ग्रॉस कैपिटल। ग्रॉस बोलते हैं सकल को, पूंजी को बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। एनएसओ द्वारा 17 मई 2021 को राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के संबंध में आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के अनुसार उद्योग में सकल पूंजी निर्माण यानी जीसीएफ की समृद्धि दर वर्ष 2018-19 में 10.7% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 2.9% पर आ गई थी, कोरोना की वजह से, जो कोरोना काल में उद्योगों में निवेश की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 में खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं निर्माण में क्रमशः -16.6%, -0.1%, -5.4%, -4.8% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। समग्र उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण यानी जीसीएफ वर्ष 2018-19 में 47.48 लाख करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 48.88 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। देखो, नया डेटा पढ़ना है आपने। किताबें क्या करती हैं, पुराना डेटा देती हैं आपको। अब लगभग जो डेटा मिलेगा वो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा, करंट डेटा मिलेगा। और जो इंडियन गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें आपको पूरा डेटा मिलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए पढ़ा जाता है कि उसमें आपको क्या मिले, करंट डेटा मिले, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक स्थानीयकरण यानी इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन तो उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, परिवहन के साधन, सस्ता एवं कुशल श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी और सरकार की नीति आदि का विशेष महत्व है। क्या आपने वेबर का औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत पढ़ा था? जब हम ज्योग्राफी कर रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जब हम पहुंचे थे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत पढ़ा था आपने, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। उसमें क्या पढ़ा आपने कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, कच्चे माल की उपलब्धता। जैसे क्या आप चीनी फैक्ट्री जोशीमठ में लगा सकते हो? जोशीमठ में चीनी की मिल लगा सकते हो? ये बोल रही है लगा सकती है। पता नहीं कहा आपने तो मना करो ना, लगा सकती हो। अगर जोशीमठ में चीनी का मिल लगाओगी तो आपकी जो चीनी बनेगी वो 500 रुपए किलो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता। गन्ना कहां से ले जाओगी? गन्ना उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुड़की, इधर से आएगा और ट्रक में जाएगा। और ट्रक में जाएगा तो क्या होगा, भाड़ा पड़ेगा उस पे। भाड़ा पड़ेगा तो क्या होगा, अरे भाई, एक तो मैंने गन्ने के खेत के बगल में लगा दी जहां गन्ना है, और एक मैंने जोशीमठ में लगा दी, तो प्रॉफिट कहां होगा मुझे? तो कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा मैंने कहा परिवहन के साधन। परिवहन के साधन मतलब परिवहन के साधनों में सस्ता परिवहन क्या है। अब पता चला गन्ने के खेत, माना पता चला आप जहाज से भेज रहे हैं गन्ना, किससे? तब तो 1000 रुपए किलो हो जाएगी भाई चीनी, क्योंकि उसमें क्या जुड़ेगा, परिवहन लागत भी जुड़ेगी। गन्ने को पीसोगे, पहले जहाज में गन्ना आया, उसको उतारोगे, फिर फैक्ट्री में ले जाओगे जोशीमठ में, फिर उसको पीसोगे, फिर चीनी बनाओगे, तो उसमें जब लागत होगी तो उसमें क्या, परिवहन लागत भी जुड़ेगी। शक्ति मतलब पावर क्या है आपके पास, पता चला फिर कोयला उबालोगे भी तो उसको, किसको भाई, ये लोग तो क्या करते हैं, गन्ना पीसा, गन्ने का रस निकाला, गन्ने की जो वो होती खोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खोई बोलते हैं शायद, जो उसका जो छिलका है उसी को सुखाया, उसी को जलाते हैं नीचे, तब उबालते हैं उसको, गुड़ बनाने वाले। गन्ने के खेत के बगल में बनाते हैं गुड़, इसीलिए गन्ना पीसा, पीस के ढंग से पीस दिया, एक एक बूंद, लास्ट बूंद तक। उसके बाद उसकी जो खोई है उसको धूप में रख दिया, वो सूखी, उसी को जलाते हैं, नीचे से उबालते हैं, गुड़ बनता है बढ़िया। अब आप पता लगा झारखंड से कोयला मंगा रहे हो शक्ति के साधन के रूप में,
तो फिर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई। जो चीनी निकलेगी या गुड़ निकलेगा क्या हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो 3 चीजें समझ में आ गई आपको, कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा शक्ति परिवहन के साधन, सस्ता एवं कुशल श्रम। पता चला कि जहां पे आपने फैक्ट्री लगा रखी उसके अगल बगल सब क्या 4th फर्स्ट क्लास, 6th फर्स्ट क्लास, यानी 10th फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन, बीएड फर्स्ट डिवीजन, एमएड फर्स्ट डिवीजन, एमएससी फर्स्ट डिवीजन, एमए एमएससी जो भी है फर्स्ट डिवीजन, और कई तरह के कोर्स कर रखे उन्होंने। और आपने कहा भाई गन्ना पीसोगे, उन्होंने कहा हाँ पीस देंगे। कितना लोगे, उन्होंने कहा भाई कम से कम मेरा खर्चा 50,000 रुपये पर मंथ। कितना, तो भाई क्या चीनी निकाल पाओगे वहां, या बेच पाओगे अपनी चीनी को, या पैकेट में लिखोगे आपकी ये चीनी में जो श्रमिक लगे हुए हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं। लोगों को क्या मतलब उससे कि किसने पीसा गन्ना और किसने जलाया उसको, क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे क्या, बिकेगी चीनी। कुशल एवं सस्ता श्रम, श्रम कैसा होना चाहिए, कुशल और सस्ता श्रम। पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। पता चला पैसे हैं नहीं, लोन पे आपने जोशीमठ में लगा दी, उस समय बाद वो सिक हुई इंडस्ट्री, उसके बाद खत्म हो गई, बैंकरप्ट हो गए आप। पूंजी भी चाहिए, कैपिटल चाहिए, मशीनें चाहिए उसके लिए, मशीनों के लिए भी क्या चाहिए होती, पूंजी। प्रौद्योगिकी चाहिए। पता चला हाथ से लगे हुए आप पीसने पे, एक घुंघरू लगा रखा आपने उसमें, ठेली में देखा होगा आपने, कुछ लोग हाथ से पीसते हैं, और आप चाह रहे हो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, और चीनी मेरे मांग आ गई आपके पास, जोशीमठ की चीनी। लोगों ने सोचा कि भाई जोशीमठ की चीनी क्या, और हाथ से पीस रहे हैं, लगा रखे आपने श्रमिक, हो जाएगा, नहीं होगा। क्या चाहिए, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनें चाहिए पीसने वाली, जल्दी जल्दी जो करे। सरकार की नीति, सरकार की नीति क्या है, आपने ऐसी जगह, सरकार ने आमंत्रित किया आइए यहां पर लगाइए, हम आपको इतने साल तक बिजली में इतनी सब्सिडी देंगे, जमीन पर इतनी देंगे, मशीनों को लाने के लिए हम आपको सब्सिडी देंगे, आप यहां पे आइए। सरकार क्यों बोल रही है आपको ऐसा, सरकार इसलिए बोल रही है कि सरकार चाह रही है कि ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र है माना, और यहाँ पे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको आमंत्रित करेगी, आपको लालच देगी, वो आपको बोलेगी यहाँ पे सेटअप लगाओ अपना, ताकि क्या हो सके कि अगल बगल के लोगों को रोजगार मिल सके। क्या मिल सके, तो सरकार की नीतियां कैसी है, विशेष महत्व रखती है। अरे भाई टाटा जी ने, टाटा समूह का नाम सुना होगा आपने, जमशेद जी टाटा ने साकची नामक स्थान पर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर एक शहर बसाया 1907 में। वहां पर उन्होंने टिस्को की स्थापना की, टाटा आयरन स्टील कंपनी की। क्यों की होगी उन्होंने देखा बगल में ही कोयला मिल रहा, बगल में ही आयरन ओर मिल रहा, गरीबी थी झारखंड में, ठीक है। उन्होंने कहा सस्ता श्रमिक मिल रहा है, इनसे जितना मर्जी काम लिवा लो, पैसे ज्यादा नहीं मांगते ये लोग, सस्ता श्रमिक मिल रहा, परिवहन के साधन भी ठीक ठाक थे, रेलवे बिछा हुआ था, इसको लगा दिया उन्होंने। टाटा जोशीमठ में क्यों नहीं लगाया उन्होंने टिस्को, जमशेदपुर में क्यों लगाया? साक्षी को आज हम किस नाम जानते हैं, जमशेदपुर के नाम से। वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ज्ञान रखते थे कहां पे लगाना है ना। तो बिजनेस का एक रूल होता है, सबसे पहले मार्केट की स्टडी की जाती है। अब पता चला आपने कंगे की फैक्ट्री लगाई, कंगा बेचने चले गए आप गंजों के शहर में, किसी के सर पे बाल नहीं है, बिकेंगे क्या? गंजों के शहर में कंगे नहीं बिकते, नहीं आया सब। अरे हंसते क्यों काहे हो भाई, मेधावी मानव जो होगा उसके सिर पे बाल नहीं होंगे। बहुत ज्यादा अगर सिर पे बाल है और बहुत घने हैं तो ये आपकी वो बता रहा है अभी कि अभी काफी कई पीढ़ियों बाद मेधावी मानव होगा। अगर अभी से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं तो उसके लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेधावी मानव जो होगा उसके सर पे बाल नहीं होंगे, उसकी ये आईब्रो भी नहीं होगी उसकी, ये पता है। जो हमारे पूर्वज थे उनके शरीर पे बहुत बाल हुआ करते थे, जैसे भालू टाइप, लेकिन अब नहीं है। तो धीरे धीरे जब पीढ़ियां बढ़ती हैं आगे तो जिनकी आवश्यकता नहीं होती वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समझ में आया। आज फैशन है बालों का, आज तरह तरह के रंग लगाकर लोग क्या कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में क्या हो, लोग क्या करें, बालों को पसंद ना करें। और एक टाइम था ऐसा, आपने अगर चाणक्य सीरियल देखा होगा, बालों को क्या कर देते थे, फैशन नहीं था। चलो, अनुकूलतम स्थानीयकरण पर उक्त कारकों के प्रभाव के संबंध में अर्थशास्त्रियों भूगोलवेताओं में सदैव जिज्ञासा रही है।
इसी परिप्रेक्ष्य में अल्फ्रेड वेबर, जर्मन अर्थशास्त्री थे, ये कौन थे? अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और ये बड़ी बात है कि हमारे जमशेद जी टाटा ने 1907 में स्थापित कर दी टिस्को, और ये 1909 में सिद्धांत दे रहे हैं। कौन? अल्फ्रेड वेबर। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार माल के भार ह्रासी या अशुद्ध होने पर उसके स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में होता है। दो तरह के कच्चे माल होते हैं, एक भार ह्रासी होते हैं, एक शुद्ध होते हैं। शुद्ध मतलब रुई। अगर 100 किलो रुई है, 100 किलो धागा बनेगा, 100 किलो ही कपड़ा बनेगा। चलो 100 नहीं बनेगा तो 99 किलो, 98 किलो तो निकलेगा ना। गन्ना है, जब आप 100 किलो गन्ना पीसोगे शायद तब जाके 10 किलो चीनी निकलेगी। तो 100 किलो गन्ना पीसने पे 10 किलो अगर चीनी निकल रही, इसका मतलब जो कच्चा माल है वो भार ह्रासी है। उसके भार में क्या होना है? यानी अंदर गए थे 1000 ट्रक गन्ने के, लेकिन जब चीनी निकली तो खाली 100 ट्रक बाहर निकले। इसका मतलब क्या है? भार ह्रासी। अगर ऐसा है कच्चा माल तो हमेशा ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगेगी जहां पर अगर कच्चा माल भार ह्रासी है तो नजदीक लगेगी जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होगी। नहीं आया समझ में? जो जिसका मैंने एग्जांपल दे दिया कि जहां गन्ने के खेत होंगे वहीं पर चीनी मिल लगेगी, जोशीमठ में नहीं लगेगी। ठीक है? तो अल्फ्रेड वेबर ने क्या किया? माल के भार ह्रासी या अशुद्ध होने पर, अशुद्ध भी उसी को बोलते हैं, अशुद्ध होने पर उसका स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। अच्छा, अगर आपको सोने के कुछ बनाने हो, ऑर्नामेंट्स बनाने हो, कुछ बनाना हो, कहीं भी लगा लो भाई। आप अगर 1 किलो सोना ले गए और आपको चेन की फैक्ट्री खोलनी है कि सोने के मैं विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाऊंगा या क्या करूंगा, सोने के बर्तन बनाऊंगा मैं, चांदी के बर्तन बनाऊंगा, तो कहीं भी बना लो। नहीं आया समझ में? जूट या कागज या चीनी उद्योग, ये भार ह्रासी उद्योग है। जूट, कागज, कागज में क्या कोनिकल फॉरेस्ट काटा, उसकी लुगदी बनाई, तो उतना कागज थोड़े निकलता जितना फॉरेस्ट कटता है। लकड़ियों का भार देखेंगे तो 1000 किलो लकड़ी से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 200 किलो लकड़ी 200 किलो कागज बनता होगा। तो कौन कौन सा? जूट हो गया, कागज हो गया, चीनी उद्योग। हाँ, जो ये रद्दी बेचते हो आप, अगर रद्दी का अगर आप कुछ बनाना चाह रहे, फिर दोबारा अखबारी कागज बनाना चाह रहे, आप रद्दी खरीदो, सबसे जितना भी अखबार है उसको रिसाइकिल करो, या पॉलीथीन खरीदो उसको रिसाइकिल करो, फिर दोबारा आप पॉलीथीन बना सकते हो, पॉलीएथिलीन, या फिर दोबारा आप अखबारी कागज बना सकते हो। अब ऐसा होगा कि जो रद्दी आपने खरीदी है, 100 किलो रद्दी खरीदी, तो उसमें से 90 किलो अखबारी कागज निकल ही जाएगा, या 95 किलो अखबारी कागज निकल जाएगा। ये पता है, इसीलिए रद्दी वाले आपके यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि रद्दी बेचो। तो वो रद्दी कहां जाती है? रिसाइकिल में जाती है। और ऐसा करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए कागज को। क्या करना है आपने? उसको बेचना है। ठीक है? उससे क्या होगा? उतने ही पेड़ कम कटेंगे। जितना रिसाइकलिंग होगी अखबारी कागज की, उतना क्या होगा? पेड़ों की कटान कम होगा। ये पता है? कुछ लोग जला देते हैं, जलाना नहीं है। माल के भार ह्रासी या अशुद्ध होने पर उसका स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में होता है, जैसे जूट, कागज, चीनी उद्योग। कच्चा माल सर्वसुलभ होने पर उद्योग का स्थानीयकरण बाजार के समीप होता है। अब एक कच्चा माल ऐसा है कि कहीं पर भी सर्वसुलभ हो जाता है, तो कहां पे लगाओगे आप? मिट्टी के बर्तन अगर आपको बनाने हैं तो शहर के बगल में बनाओगे। पता चला आपने कहा कि भारत के प्रथम गांव मणिभद्रपुर में मैं बर्तन बनाऊंगा, कि कौन से? मिट्टी के। अब मिट्टी आप माना इधर अगल बगल रुड़की उड़की से ले गए, चलो ठीक है। अब आपने बर्तन बनाए, बढ़िया सुंदर बंदर बर्तन बनाए, आपने ट्रक लोड किया, नीचे आया, ट्रक में झटके लगे, पता चला 2000 गुल्लक बनाए थे आपने, यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? 100 गुल्लक रह गए, बाकी गुल्लक क्या हो गए? ट्रक के झटकों में। तो कहां पे बनाओगे आप? शहर के बगल में बनाओगे। इसलिए आपने कुम्हार के चाक देखे होंगे, शहर के अगल बगल होते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग कहां पर होगा? बाजार के आसपास बनेगा वो। ठीक है? कच्चा माल शुद्ध होने अर्थात भार ह्रास न होने पर स्थानीयता की उपस्थिति में उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र से बाजार के मध्य कहीं भी हो सकता है। कहीं भी। भाई आप बोलते हो कि लुधियाना हाउजरी उद्योग के लिए फेमस, हाउजरी कैपिटल कौन है? लुधियाना है। कानपुर में बहुत अच्छा कपड़ा बनता था। क्या कानपुर के अगल बगल काली मिट्टी है? कपास होता है क्या वहां पर? नहीं होता है।
क्या ऊन होती है लुधियाना के अगल बगल भेड़ पालते हुए लोग दिखते हैं आपको? नहीं दिखते हैं। लेकिन हाउसरी कहां बन रही है आपकी? लुधियाना में ऊनी कपड़े। और आपके सूती कपड़े आपके कानपुर में बन रहे, अहमदाबाद में बन रहे। चलो अहमदाबाद के तो अगल बगल वाला क्षेत्र बोल सकते हैं हम कि नजदीक है, वहां से काली मिट्टी वाला रेगुर वाला क्षेत्र कपास हो रहा है। तो मैंने कहा अगर कच्चा माल शुद्ध है और भार ह्रास नहीं हो रहा है उसमें, तो स्थानीयता की उपस्थिति में उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल और बाजार के बीच में कहीं भी हो सकता है। कच्चे माल और बाजार के बीच में, यानी कच्चे माल को बीच तक ले गए हम, कपड़ा बना दिया और कपड़ा बना के हमने शहर में बेचा। ये कच्चा माल मिल रहा, ये बाजार है, हमने यहां पे इंडस्ट्री लगा दी। समझ में आ गया? जैसे सूती वस्त्र उद्योग, 2 या 2 से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के लिए वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण के द्वारा अपने औद्योगिक स्थानीयकरण प्रारूप प्रस्तुत किया। फिर ट्रायंगल बनाया उन्होंने, एक पे एक कच्चा माल नंबर 1, कच्चा माल नंबर 2 और बाजार। इन 3 के बीच में अब कहां पर इंडस्ट्री लगानी है ये देखना पड़ेगा। वो किसने बताया? वेबर ने बताया। अभी तो सिर्फ एक कच्चा माल की बात की मैंने, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2 कच्चे माल है। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक कच्चा माल शुद्ध हो और एक अशुद्ध हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कच्चे माल क्या हो? अशुद्ध हो। अशुद्ध मतलब भार ह्रासी। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कच्चे माल क्या हो? शुद्ध हो। समझ में आया? तो उसके लिए उन्होंने ट्रायंगल बनाया। उन्होंने बताया ये बाजार है, ये कच्चा माल 1 है, ये कच्चा माल 2 है। तो उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे करके नहीं बनाते हम, ट्रायंगल के बीच में से यहां पर इंडस्ट्री लगेगी या यहां पर लगेगी या यहां पर लगेगी, इस तरह से बताया। लेकिन जिस जमाने के वेबर हैं उस जमाने में एक समस्या थी, परिवहन के साधन में सिर्फ घोड़ा गाड़ी थी। उनको नहीं पता था रेलगाड़ी भी बनेगी, ट्रक भी बनेंगे, ये नहीं पता था। दूसरा, उनको नहीं पता था कि आने वाले समय में ये सिडकुल जैसी संस्थाएं, मतलब सिडकुल जैसे वो भी काम करेंगे। भाई सिडकुल सुना है आपने? कहां पर है? क्या है वहां पर? एक क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रीज को आमंत्रित किया जाता है, बोला जाता है कि भाई आप यहां पर बनाइए, भाई स्कॉर्पियो आपने अगर असेंबल करनी यहां पे करो, आप आइए यहां पर स्कॉर्पियो बनाइए। तो वो क्या करते हैं, पार्ट्स कहीं बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, असेंबल करते हैं उसको। तो एक कई बार क्या होता है कि बगल की फैक्ट्री का, यानी बगल की फैक्ट्री का जो उत्पाद होता है दूसरी फैक्ट्री के लिए वो क्या करता है, कच्चे माल का काम करता है। माना मैं क्या कर रहा हूँ, एक बोतल बना रहा हूँ प्लास्टिक की, ढक्कन बना रहा हूँ, और बगल में क्या है, पतंजलि का कोई वो लगा हुआ, वो क्या कर रहा है, जूस बना रहा है, एलोवेरा वगैरह। तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया कि भाई आप ऐसा इस तरह की बोतल बना के दो, उसमें स्टिकर लगा के दो। तो मैंने क्या किया, बोतल बनाई, उन्होंने उसमें क्या भरा, जूस भरा। या मैंने डब्बे बनाए, उन्होंने क्या भरा, उसमें घी भरा। नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है? तो एक फैक्ट्री का उत्पाद जो होता है दूसरी फैक्ट्री के लिए प्रथम उसका कार्य करता है। ऐसी जगहों पर फैक्ट्री लगानी अच्छी होती। उसको नहीं पता था वेबर को कि ऐसी भी संस्थाएं काम करेंगी। आगे समझ में? तो भार ह्रास, अच्छा मैंने कहा कच्चे माल पर आधारित उद्योग के लिए वेबर ने अवस्थित त्रिकोण के द्वारा अपना औद्योगिक स्थानीयकरण प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया, यथा भार ह्रास और अभार ह्रास उद्योग। अर्थात ऐसे उद्योग जिनके कच्चे माल भार ह्रास करते हो या नहीं करते हो। वेबर के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में श्रम अधिक सस्ता हो, अब ये अलग बात बोली उसने कि अगर श्रम सस्ता हो तो न्यूनतम परिवहन लागत केंद्र से वहां उद्योग का विस्थापन हो सकता है। क्या हो सकता है? अब इसको समझो कि हमने परिवहन के लागत के रूप में, क्योंकि वेबर ने जब बताया तब घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो भाई भाड़ा भी पड़ता होगा। लेकिन पता चला कि घोड़ा गाड़ी से टोटल जो सामान ले जाने में है वो 100 रुपए लग रहे हैं और 50 रुपए लेबर के लग रहे हैं। सारा टोटल उस जमाने में बोल रहा हूं, 50 रुपए की लेबर की तनख्वाह, 1-1 रुपए तनख्वाह होगी सबकी, 50 लेबर की। लेकिन पता चला कि थोड़ी दूर पर एक आदिवासी इलाका है, वो 25 पैसे में भी मान जा रहे हैं। क्या मान जा रहे हैं? 25 पैसे में भी मान जा रहे हैं। उन्हें बस 25 पैसे चाहिए रोज के। क्या चाहिए? तो अब मैं कहां जाऊंगा? अब परिवहन लागत माना मेरी पहले कितनी थी, 100 रुपए, और 50 रुपए क्या थी, लेबर की। तो 150 रुपए ये दोनों ऐड होने थे किसमें, मेरे प्रोडक्ट में। लेकिन अब क्या हो गया, मैंने कहा यार वहां पे 50 लेबर चाहिए मुझे, तो 25 के हिसाब से कितने रुपए हो गए, 12.5 रुपए। 12.5 रुपए में लेबर दे दूंगा
और ये जो बोल रहा परिवहन वाला बोल रहा कि भाई साहब मैं 120 रुपए लूंगा। कितना लूंगा? 120 रुपए लूंगा। अगर और दूर तक ले जाना है, उस आदिवासी इलाके तक ले जाना है जहां लोग अशिक्षित हैं, काम करना चाहते हैं, 25 पैसे मांग रहे। लेकिन इधर वाले थोड़ा वैसे थे लेबर, वो 1 रुपए मांग रहे थे। तो अब मैं क्या करूंगा कि अपना उद्योग कहां पे लगाऊंगा? उस आदिवासी एरिया में लगाऊंगा। और यहां पता चला मुझे वो काम भी ज्यादा कर रहे हैं, उनकी क्षमताएं भी ज्यादा है, शारीरिक क्षमता भी ज्यादा है, वो ज्यादा घंटे भी काम कर रहे हैं, 25 पैसे मांग रहे, तो मैं वहां पे लगाऊंगा। अब क्या हो गया? कितने पैसे बचे मेरे? जहां मेरे यहां पर 150 रुपए लग रहे थे, अब मैं उस आदिवासी इलाके में जाके कितने पैसे बचा रहा हूं? 120 रुपए परिवहन के हो गए। परिवहन लागत बढ़ गई, लेकिन श्रम लागत क्या हो गई? घट गई। और 12.5 रुपए में क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। तो कितने हो गए? 132 रुपए 50 पैसे। कितने पैसे बचे मेरे? 17.5 रुपए बच गए। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? नहीं आया समझ में? आ गया? बिजनेसमैन हो इसका मतलब, पूरी एक ही बार में समझना। हाँ, नहीं, उसके लिए बिजनेस वो भी चाहिए क्या? माइंड सेट चाहिए। नहीं, आपकी समझ में आया? क्या आया? श्रमिकों को भाड़ा नहीं दे रहे भाई। अच्छा, 12.5 रुपए देते हैं। हाँ, 17.5 रुपए बचा रहे। और वो 17.5 रुपए क्या है? प्रॉफिट हो गया। प्रोडक्ट जो होगा, यदि किसी क्षेत्र में श्रम अधिक सस्ता हो, वेबर ने बताया कि यदि किसी क्षेत्र में श्रम अधिक सस्ता हो तो न्यूनतम परिवहन लागत केंद्र से वहां उद्योग का विस्थापन हो सकता है। पहले बोला था केंद्र में लगाना है, लेकिन अब बोला केंद्र से वहां विस्थापन हो सकता है, बशर्ते उद्योग के वहां स्थानांतरित करने में लगा अतिरिक्त परिवहन लागत श्रम के मूल्य में होने वाली बचत से कम हो। जो मैंने बताया आपको, जो 17.5 रुपए बच रहे हैं। भारत के अनेक नगरों में तैयार वस्त्र और चमड़ा उद्योग का विकास न्यूनतम श्रम लागत का परिणाम है। किसका? चेन्नई में जाना कभी, चमड़े का सामान मिलेगा बहुत सस्ता। आगरा में जाना कभी, चमड़े का सामान सस्ता मिलेगा। जो जूता आप इस शहर में 2,000 रुपए का खरीद रहे हो, वो आपको 400-500 रुपए में मिल जाएगा वहां पर। घर घर में फैक्ट्री लगी हुई, सस्ता श्रम है और कुशल श्रमिक हैं। पता है, वो ऐसे नहीं करते कि दिन भर में एक जूता बना रहे, दिन भर में पता नहीं कितना जूता बन रहा है चमड़े का। आगरा की गलियों में, अब तो पता नहीं कैसा हो गया आगरा, लेकिन जिस जमाने में मैं गया था 2 चीजें आती थी, या तो चमड़े की बास आती थी या पेठे की खुशबू आती थी। या तो पेठा बन रहा होता था उन गलियों में, या जूता बन रहा होता था। नहीं आया समझ में? और फिर ब्रांडिंग बाद में होती है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांडेड जो लोग होते हैं वो अपनी इतना थोड़े फैक्ट्री लगाते हैं, बोलते हैं भाई अच्छा सा जूता बना दो, उसके बाद टैग हम अपना लगाएंगे, हम अपने रेट पे बेचेंगे, हम तुम्हें इतना देंगे। तो यार, अगर मेरा जूता अगर जब मैं खुद बेच रहा हूं तो 400 में बिक रहा, 500 में बिक रहा, वो मुझको 1,000 रुपए दे रहा, वो कह रहा मैं 2,000 में बेचूंगा टैग लगाकर, तो बेच भाई, तू एडवर्टाइजमेंट भी तो कर रहा है, बड़े बड़े स्टार्स उसने रखे हुए। नहीं आया समझ में? ब्रांड ही है। ब्रांड कुछ नहीं है, एक माइंड का क्या है, खेल है। क्या है ब्रांडिंग? जो है वो क्या है? दिमाग को क्या करना? भ्रमित करना सामने वाले के। ब्रांडेड है हाँ कुछ, लेकिन ब्रांडेड में एक चीज होती है, क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तभी ब्रांड बनता है। अगर आपने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा, अगर आप कागज गला के आइसक्रीम बेचोगे, ज्यादा नहीं चलेगी आपकी, कुछ तो डालना पड़ेगा आपको उसमें। ठीक है, हम समोसा खाने के लिए अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने स्कूटर में तेल डलाकर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके समोसे के अंदर एक पनीर का टुकड़ा होता था। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। और चटनी जो मिलती थी वो क्या मिलती थी? मतलब ज्यादा मिलती थी वहां पर। और जो हमारे बगल वाला था वो ना पनीर डालता था, चटनी भी नहीं देता था ज्यादा। स्टूडेंट लाइफ होती है ना, खाना नहीं बना पा रहे हैं, क्या करें, समोसा खा लेते हैं यार, चलो चाय और समोसा खा लेते हैं। नहीं आया समझ में? तो अब ब्रांड बन गया, पनीर है उसके, उसमें बड़ी चीज होती थी भाई उस जमाने में, एक पनीर का टुकड़ा स्टूडेंट लाइफ में। एक जमाने में एक पनीर का टुकड़ा भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। एक जमाने में आपके सामने 1 किलो पनीर है, लेकिन आपको मना कर रखा है, नहीं खा सकते क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है आपकी, है ना। जैसे हलवे पे ही बता रहा था मैं जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था, हल चलाने वाले को हलवा खिलाना होता था, हलवा खिलाया जाता था। क्या खिलाते थे? उत्तराखंड में हलवा नहीं खिलाते थे,
आटा खेंटते थे, आटा दूध के साथ आटा खेन के उसमें घी डाल के जो हल चलाता उसको खिलाते थे। बैलों को भी गुड़ दिया जाता था, काला वाला, जिसको आज बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा गुड़ काला वाला गुड़ है, सुंदर वाला गुड़ अच्छा नहीं है। वो बैलों को खिलाते थे, भाई हल चलाया इसने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं तो नहीं भैया हलवा तो खाना है गाजर का लास्ट में, उसके बगैर तो फिर शादी अधूरी है। हमारे लिए नहीं है वो, अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। सामने पूछ रहे हैं कि फिर हमारे लिए है क्या, तो आपके लिए अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वानिंद्रा, बको ध्यानम, काकचेष्टा, ये 5 चीजें बताई गई है। क्या बताई गई हैं? विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। भारत के अनेक नगरों में तैयार वस्त्र चमड़ा उद्योग का विकास न्यूनतम श्रम लागत का परिणाम, ये समझ में आ गया। वेबर ने सामूहिकरण के प्रभाव से भी लागत में कमी की संभावना बताई है और कहा कि हल्के उद्योग और फूटलूज उद्योग की स्थापना में अनेक बार परिवहन मूल्यों की तुलना में संरचनात्मक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। एक चीज है यार, आप ये बताओ, आप अपनी फैक्ट्री कहां लगाना चाहोगे? आप अपनी फैक्ट्री वहां लगाना चाहोगे सिडकुल जैसी जगहों पर, जहां पे सारी चीजें अगल बगल मिल रही है। आपको नहीं आया समझ में? वहीं पे आपको पेंटर भी मिल रहा, वहीं पे भाई जब आप माना असेंबल कर रहे हैं किसी गाड़ी को, तो हो सकता है स्क्रैच लगेगा, तो बगल में आपके पेंटर भी है जो उसको स्क्रैच को क्या करेगा। आपको क्या लगता है नई गाड़ियां जो आती हैं उस पर स्क्रैच नहीं लगते हैं? लगते हैं। उनको इस तरह से इतनी मासूमियत से, और इतनी मासूमियत नहीं बोलेंगे सॉरी, इतनी चालाकी से छुपाया जाता, आपको पता ही नहीं चलता। वो तो कोई बड़ा मैकेनिक अगर होगा वो बताएगा भाई साहब ये डेंट आ रखा है इस पे तो पहले का। तो आपको पता चलता है कि जब आपकी गाड़ी वहां से यहां लाई जा रही थी शोरूम में, तो बीच में कहीं जो ड्राइवर जो था उससे कहीं पर क्या हो गया, हल्का सा स्क्रैच लग गया। उस स्क्रैच को क्या किया जाता है, बड़ी चालाकी से वो किया जाता है, उसके बाद आपको बेच देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। 5 साल बाद फिर जब आप उस पर काम करा रहे थे तो पता चलता है भाई ये तो एक दरवाजा तो पूरा वो रखा दोबारा, ये ओरिजिनल वो नहीं है। पता है, होती है कहीं एक आध घटनाएं होती हैं ऐसी। इतना समझ में आ गया? तो सामूहिकरण के प्रभाव से ही लागत में कमी की संभावना बताई और कहा कि हल्के उद्योग और फुटलूज उद्योग की स्थापना में अनेक बार परिवहन मूल्य की तुलना में संरचनात्मक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। यहां पे कितने लोग स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं? कम ही लोग हैं। इतना बड़ा बाजार थोड़े है यार, ये इतने बड़े शहर थोड़े हैं उत्तराखंड में, लेकिन असेंबल हो रही है। ठीक है, परिवहन लागत नहीं देखी जा रही यहां पर क्या सामूहिकरण का प्रभाव देखा जा रहा है कि एक जगह का जो उत्पाद है वो दूसरे के लिए क्या कर रहा है, कच्चे माल का काम कर रहा है। इससे वे एक ही आधारभूत संरचना तथा एक दूसरे के उत्पादों का लाभ उठाकर अपनी प्रति इकाई उत्पादन लागत कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी प्रति इकाई उत्पादन लागत कम कर सकते हैं। महानगरीय क्षेत्रों में या उसके बाह्य प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, तैयार वस्त्र उद्योग हो गया, सॉफ्टवेयर उद्योग हो गया आदि के विकास का संदर्भ लिया जा सकता है। सॉफ्टवेयर उद्योग लगाना माना, आपको कहां जाओगे आप? सिलिकॉन सिटी क्यों बोल रहे हैं बेंगलुरु को? वहां पर सब चीजें हैं यार, वहां पर सारी चीजें उपलब्ध हैं आपको। या दिल्ली में एक मार्केट था जहां पर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो मिलते थे। अब आपको माना क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लगाना है, तो अब उस पर डायोड चाहिए, ट्रायोड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आईसी चाहिए, तो अगल बगल उसका उत्पादन मतलब मिल रहा है मार्केट के बगल में, तो आप वहीं पे तो अपना सेटअप करोगे। या फिर दोबारा आप मणिभद्रपुर जाओगे, माणा, पता चला एक डायोड कम पड़ गया, आपका सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या प्रोडक्शन रुक गया, आपका लैंडस्लाइड हो गया, रोड बंद हो गई, आपका प्रोडक्शन यूनिट कई दिनों तक बंद रही। नहीं आया समझ में? ऐसी चाइना है, तो चाइना में लोग निवेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां कैसी जगहों पर निवेश कर रहे हैं? ऐसी जगहों पर निवेश कर रहे हैं वो लोग। उनको पता है कि अगल बगल क्या है, सब बढ़िया है, सब चीजें मिल रही हैं, सब चीजें उपलब्ध हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वहां जो लेबर है वो सस्ता है। चाइना में क्या है, और सभी को काम करना है वहां पर। वहां ऐसा नहीं है कि रिटायर्ड हो गए, ये हो गए, काम करो, काम करना है सबको। उदाहरण के लिए महानगरीय क्षेत्रों में या उसके बाह्य प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, तैयार वस्त्र उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग आदि के विकास का संदर्भ लिया जा सकता है।
विभिन्न औद्योगिक संकुलों के विकास को भी सामूहिकरण, जो औद्योगिक संकुलन है के विकास में को भी सामूहिकरण के प्रभाव के अंतर्गत ही समझा जा सकता है। ठीक है, ये औद्योगिक संकुल ही हैं जितने भी हैं ये। खैर हमने तो उत्तराखंड वालों ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, बड़ी विषम है, ये है वो है, ऐसा करके हमने क्या कर दिया, उद्योगों को ज्यादा हमने बुरांस का जूस निकाला, माल्टे का जूस निकाला है, थोड़ा बहुत सहतूत के पेड़ लगाए, रेशम वेशम उगाया, यही किया, बड़ा काम कहाँ किया। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो पूरे पर्वतीय हैं और उनकी भी भौगोलिक स्थितियां जो है वो हमसे विषम है, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति। समझ में आ गया? अगला मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, भारत सरकार ने 4 नवंबर 2011 को, डेट याद कर लीजिए भाई, 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, विनिर्माण बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, शॉर्ट में बोलते हैं एनएमपी, यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, अधिसूचित की, नोटिफिकेशन आया, अधिसूचित की। इस नीति को अधिसूचित करने का उद्देश्य 1 दशक में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा जीडीपी क्या होता है, इसके बाद इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे वहां पे सब समझ में आएगा आपको। फिलहाल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विनिर्माण का अंश बढ़ाकर 25% करना है और 10 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना है। क्या करना है? 10 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करना है। यह नीति राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक विकास करने के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्र सरकार इसके लिए समर्थ नीति रूपरेखा विकसित करेगी। यह नीति ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी और उपयुक्त वित्तीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अवसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अवसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन देगी, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके। सबसे बड़ा देश है युवाओं वाला भारत। सबसे ज्यादा बूढ़े चाइना में रहते हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी चाइना ने। 2 चाइल्ड नहीं, उसने कहा 3 चाइल्ड 4 चाइल्ड एज यू लाइक। क्यों? क्योंकि वो समझ गया भाई काम आ रहा है लेकिन वर्क फोर्स स्किल्ड नहीं मिल रही है। बूढ़े लोग जो होंगे वो कितना काम कर पाएंगे? आपके योगा सेंटर्स क्यों चल रहे हैं वहां पर चाइना में? कभी सोचा है इस बारे में? स्ट्रेस, जब आप काम करते हैं, जब आप 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 घंटे काम करते हैं तो क्या आता है? स्ट्रेस आता है। हाँ जी, उससे फ्री होने के लिए योग सबसे बड़ी क्या मानी गई? औषधि मानी गई। इसीलिए भारत से योग कहां जा रहा है? चाइना जा रहा है। जिस दिन वो सीख जाएगा, उसको ब्रांडिंग करेगा, वो फिर हमारे योग की वैल्यू खत्म, फिर वो अपना योग चलाएगा। जैसे उन्होंने साउलन टेम्पल खोला था ना मार्शल आर्ट का, वैसे ही। समझ में आया? एक चीज और बता दूं, क्या आप लोगों को भी स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस तब होता है जब आपकी इच्छा ना हो। अगर आप अपनी इच्छा से 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, उसको मेहनत कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं मेहनत कर रहा हूं। स्ट्रेस नहीं होता मेहनत में कभी भी। अगर आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? मेहनत कर रहा हूं। मेहनत में कभी भी आपको क्या थकान हो सकती है, स्ट्रेस नहीं होगा। नींद आ जाएगी, जैसे आप कहीं पर लेटेंगे तुरंत नींद आ गई, खराटे मारने शुरू कर दिया, वो हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस कब होता है? जब आपसे आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप अपनी अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, मर के काम कर रहे हैं, रो के काम कर रहे हैं, छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा संडे, कब आएगा संडे, कब आएगा त्योहार, छुट्टी कब पड़ेगी, तो स्ट्रेस होगा। और जब आप 24/7 24 घंटे 7 दिन आप काम पे लगे हो तो उसको बोलते हैं मेहनत। समझ में आया? और जो लोग मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, और जो लोग बिना इच्छा से काम करते हैं फिर उन्हें स्ट्रेस होता है। ठीक है? वैसे भी एक चीज बताई गई है, ज्यादा क्या होगा? सफल हो जाओगे ना, लेकिन अपनी इच्छा का काम करना चाहिए हमेशा। अगर माना आपके मन में आया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो सब नहीं बनते हैं भाई, पहले ही बता दूं, लेकिन अपना एक बार पूरा दे दो, है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आपने अपना पूरा दे दिया
नहीं निकला तो जीवन में कभी रंज नहीं रहेगा इस चीज का। किस चीज का? कि मैंने कोशिश भी नहीं की थी यार। हमेशा दुखी लोग वो होते हैं जो कोशिश नहीं करते, पहले ही हार जाते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जंग पहले दिमाग में जीती जाती है। कहां पर? और ये तो एजुकेशन फील्ड है, अगर आप तैयारी कर भी लेते हो तो एजुकेशन इज नॉट फॉर लिविंग, नेसेसरी फॉर लाइफ। आपके अन्य क्षेत्रों में भी काम आएगी ये चीजें। तो 10 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना है। यह नीति राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक विकास करने के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्र सरकार इसके लिए समर्थ नीति रूपरेखा विकसित करेगी। यह नीति ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल, स्किल बोलते हैं कौशल को, क्या बोलते हैं? कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी और उपयुक्त वित्तीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अवसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन देगी, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके। स्थायी विकास इस नीति की भावना का अभिन्न अंग है और विनिर्माण में तकनीकी मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। जब कोई सरकार ये बोलती है ना कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में हम क्या दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है और कॉलर उठाती है, तो ये कोई गौरव का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है भाई, पहले बता दूं। आपने अगर फ्री में आप राशन दे रहे हो, आप अगर फ्री में क्या दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, फ्री में पानी दे रहे हो, इसका मतलब आपकी नीतियां ऐसी नहीं थी कि आप अपनी जनता को स्किल्ड कर सको, इस काबिल कर सको कि वो किसी भी चीज को खरीदने में सक्षम हो जाए। उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाई आपने उनको स्किल्ड नहीं किया, आपने मानव संसाधन पर काम नहीं किया। तो इसलिए ये जितने भी लोग बताते हैं आपको कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, तो इस लालच में कभी भी क्या नहीं करना, आपने नहीं आना है। ठीक है, आपने विरोध करना है वहां पर, आपने बोलना है हमें भैया स्किल्ड करो, है ना, क्या करो, ताकि आपके विद्यालयों में लिखा गया वो लाइन है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, चरितार्थ हो सके। अब शिक्षार्थ आइए और भिक्षार्थ जाइए तो फिर तो बेकार है भाई। शिक्षार्थ आइए, भिक्षार्थ जाइए, यही हुआ है। भिक्षा ही तो मांग रहे हो आप लोग अपने परिवारों से। भिक्षा खाली उसको नहीं बोलते कि आपने कौशेय वस्त्र धारण किया तब भवती भिक्षाम देही माता करके आप कहीं कटोरा लेके जा रहे हो। घर से आप भिक्षा ही ले रहे हो अभी, अगर आप खुद का नहीं कमा रहे हो तो। चाहे आपकी कोचिंग की फीस हो, चाहे आपके मोबाइल का खर्चा हो, स्कूटी, तेल, जो भी खाना पीना सब भिक्षा में है। क्या हो आप लोग भिक्षुक हो? क्या हो? हंस रहे हैं। चलो, तो क्या करना है? स्किल्ड मानव संसाधन सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी सरकार वो होती है जो मानव संसाधन पर काम करती है। किस पर? मानव संसाधन। क्या होता है मानव संसाधन? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज पर जिसने काम कर दिया, देखो जो निवेश होता है ना, उतना लाभ कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं देता है जितना कि मानव संसाधन देता है। और ये क्या होता है कि डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना देता रहता है। निवेश ऐसा हो सकता है एक बार के लिए ले जा ले वापस, लेकिन मानव संसाधन पे काम कर दिया आपने, बचपन से ही क्या कर दिया, पहचान लिया कि ये फुटबॉल की खिलाड़ी बन सकती है, इनको पकड़ा और क्या कर दिया, फुटबॉल में डाल दिया। आपने पहचान लिया कि ये बड़ी साहित्यिक हैं, इनको साहित्य का काम दे दिया, इनको ट्रेन किया। आप इन्हें पता लगा कि नृत्य, कोई भी फील्ड हो उसमें आपने स्किल्ड कर दिया उन्हें। दैट इज, पता चल गया ये इनका दिमाग जो है वो इंजीनियरिंग दिमाग है, पीछे बैठे हैं जो, ये तो कंप्यूटर फील्ड के मास्टर है, इनको जबरदस्ती किसमें डाल रखा, सिविल में डाल रखा। तो सिविल में अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, मन तो इनका वही है कहाँ। तो इनको अगर स्किल्ड कर दिया जाता, इस पे और इनको कोर्सेज कराए जाते और सिखाया जाता, तो ये पता नहीं कहाँ होते अभी। नहीं आया समझ में। पर वही है, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। यही तो सीखा आपने। खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब हो जाएंगे खेलने कूदने से, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। ये सिखाया गया, उसी परिपाटी पे चल रहे हैं हम लोग। स्थायी विकास इस नीति की भावना का अभिन्न अंग है और विनिर्माण में तकनीकी मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया। तकनीकी मूल्य संवर्धन, टेक्नोलॉजी, क्या चीज, टेक्नोलॉजिकल मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की प्रमुख विशेषताएं बता रहा हूं। नंबर 1, कारोबारी
विनियमनों को तर्क संगत व आसान बनाना, जो रेगुलेशंस हैं उनको क्या बनाना, कारोबारी विनियमनों को तर्क संगत और आसान बनाना। इकाइयां बंद करने के लिए आसान व त्वरित प्रक्रिया। इस देश में यूनिट खोलना कठिन था, लेकिन उससे कठिन था उस यूनिट को बंद करना। बिजली का बिल आए जा रहा, आपकी इंडस्ट्री सिक हो गई, मर गई, बंद हो गई, आपने इंडस्ट्री बंद कर दी, अगले 10 सालों तक बिजली का बिल आए जा रहा, आए जा रहा, आए जा रहा। नहीं समझे? और आप चक्कर लगा रहे हो कि मैं यूनिट बंद करना चाहता हूं। ऐसी नीतियां थी ना, तभी तो बोला कि इकाइयां बंद करने के लिए आसान व त्वरित प्रक्रिया। आपने यूनिट सेटअप किया, ठीक है, आपने क्या बोलते हैं वो योजना चल रही है जो स्टार्टअप, आपने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप किया तो नहीं चला भाई, दो चीजें हो सकती है, तो बहुत अच्छा चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। अब नहीं चला तो उसको बंद भी तो करना है। अब बंद कर दिया लेकिन बंद हो ही नहीं रहा, सरकार गई नहीं। जो आपका क्या रेड टेपिज्म, बहुत लिखत पढ़त करनी पड़ रही, यहां जा वहां जा, इधर से वो कर वो कर। एक तो लगाते हुए करना पड़ता था पहले, एनओसी ला, यहां से ला, वहां से ला, वहां से। सिंगल विंडो तभी तो करनी पड़ी, एक ही विंडो से आपको सारे फॉर्म मिलेंगे, एक ही फॉर्म मिलेगा, उसमें सब आपने भरना है, सब वहीं पे आपको क्या मिलेगा, ओके मिलेगा। और बंद करने के लिए आसान, इकाइयां बंद करने के लिए आसान व त्वरित प्रक्रिया। लघु और मझोले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन, प्रोत्साहन भत्ते, लघु और मझोले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन भत्ते। पहले मैंने कहा नहीं, समस्या ये हो गई कि देश आजाद हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री को ही हमने क्या कर दिया, टारगेट किया। हम गांधी की बात को नहीं समझ पाए। गांधी जी ने कहा था कॉटन इंडस्ट्री, जापान वालों ने समझा, विकसित हो गए, वो क्या हो गए, कॉटन इंडस्ट्री से विकसित हो गए। हमने हैवी इंडस्ट्री की, हैवी इंडस्ट्री एग्जाम्पल है ऋषिकेश में, वीरभद्र में, आईडीपीएल सिक हो गई, मर गई, खत्म। क्या हुआ? और हमने कहा लघु, ये एमएसएमई क्या करेगा? बाद में पता चला सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कौन, एमएसएमई। बाद में पता चला सबसे ज्यादा निर्यात वस्तुओं में जो हिस्सेदारी है वो किसकी, एमएसएमई की। तब सरकार ने उसके महत्व को समझा। यानी नीति निर्माताओं के मतलब नीति के निर्माण में कमी आ गई। और यही कारण है कि देश आजाद हो गया 1947 में, और 2024 में आज भी ग्रुप सी की तैयारी की जा रही है। उद्योग लगाने की कोई नहीं सोच रहा, एंटरप्रेन्योर बनने की कोई नहीं सोच रहा। सोच रहा है, सोच रहे हैं खाली, पर समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, कहां जाना है। चार्टर अकाउंटेंट के पास जाना है, सीए के पास जाना है, उससे बोलना है, अपना प्रोजेक्ट बताना है, फाइल बनानी है, बैंक से लोन लेना है। अपने पैसे इकट्ठे गुल्लक के पैसों से नहीं हुआ, तो उसके बेस पे देंगे, आपकी रिपोर्ट के बेस पर देंगे। जो चार्टर अकाउंटेंट बनाएगा, आपको अपना प्रोजेक्ट समझाना है उसको, आपने बताना है कि मेरे साथ इतने लोग हैं, ये हैं, ऐसे ऐसे होगा। जैसे कृषि क्षेत्र में क्या हो गया कि अगर आपको गाय लेनी तुरंत लोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्योंकि गाय दूध देगी देगी, वो बिकेगा ही बिकेगा। सारा दूध तो आप पी नहीं सकते। आप बोलो मुझे 2 गाय लेनी है, मिल जाएगा तुरंत लोन। आएंगे वो बैंक वाले, देखेंगे गौशाला है, हाँ है, जगह है, काम करने वाले हैं, ओके, पास, तुरंत। लेकिन आप बोलोगे मुझे इंडस्ट्री लगानी, छोटी सी पेन बनाना है मुझे, नहीं मिलेगा तुरंत। आपको अपनी एक रिपोर्ट वो बनानी पड़ेगी। समझ में आया? आपको अपनी पूंजी दिखानी पड़ेगी थोड़ा बहुत, क्योंकि गाय पहले दिन से ही दूध देना शुरू कर देगी। लेकिन आपके उद्योग से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो बिकेगा नहीं बिकेगा, हो सकता है गाड़ियों में बिकवाना पड़े आपको। भाई साहब 10 रुपए के 10 पेन, 10 रुपए के 10, इसके साथ एक कंगा फ्री, इसके साथ ये फ्री। कौन लोग हैं वो? वही तो हैं स्टार्टअप वाले, जिनके पास पूंजी की कमी थी। और उस पेन की स्याही में खुशबू आती है? नहीं आती। इकाइयां बंद करने के लिए भी आसान व त्वरित प्रक्रिया। लघु और मझोले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन भत्ते। औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के कदम। औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के कदम। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहां आईटीआई की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इंजीनियर्स चाहिए उनको। कैसे? लेकिन वो डिग्री धारक नहीं। कैसे? देखिए, सीखता तो आप कितना भी पढ़ लो किताबों में, सीखोगे तो आप तब जब आप मशीनों पे काम शुरू करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है?
फिर वर्तमान सरकार ने ये भी बोला अप्रेंटिस करनी होती थी, पहले पैसा नहीं मिलता था, 500 रुपए मिलते थे। उन्होंने कहा नहीं भैया इतना इनकम देना पड़ेगा। तो आज जा रहे हैं 1 साल 2 साल अप्रेंटिस करते हैं तो उन्हें मिलता है, खाने पीने का इतना हो जाता है कि कमरा लेके खाना पीना वो कर सके। वहां सीखते हैं वो लोग काम। उसके बाद जब वो काम सीखते हैं उसके बाद उनकी कीमत, तब उनकी कीमत लगती है कि कितनी कीमत होगी इस व्यक्ति की, तब उनको पैकेज मिलता है, रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है? इस व्यक्ति ने किया क्या, कैसे काम करता है ये। उस रिपोर्ट के आधार पर आपको क्या मिलेगा? पैकेज मिलेगा। नहीं आया समझ में? आईआईटी क्या है? आईआईटी ये संस्थाएं क्या है? लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में हमारे पैसों से जो इतने बड़े बड़े संस्थान खुले हुए, वहां पर बच्चा जाता, कितनी मेहनत करता है, उसके बाद क्या करता है? विदेशी कंपनियां गिद्ध की तरह पहले से बैठी रहती है। क्या देती है? प्रलोभन देती है, लालच देती है। ब्रेन ड्रेन हो जाता है हमारे यहाँ से, या ना, यहाँ का ब्रेन विदेशों में जाकर सेवाएं देता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा पैकेज मिल रहा होता है। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा भी है और बुरा भी है। कुछ सालों के लिए अच्छा है क्योंकि वहां का पैसा यहां आता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है हमारा। लेकिन कितना बढ़ेगा उससे? बहुत ज्यादा। फिर वो वहीं सेटल हो जाता है, ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाता है। फिर वो भारत में आता है, फिर बोलता है बहुत डस्ट है, गोबर है, यहाँ गाय ने गोबर कर रखा। देखिए पहले गोबर ही उठाता था वो, है ना। औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के कदम। कौशल उन्नयन, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। ध्यान रखना आप लोग खराब नहीं हो बच्चों, कहीं आप अपने आप को असफल समझो, स्किल्ड नहीं हो। क्या करना है जी? 10वीं का बोर्ड है, 10वीं का बोर्ड है, 10वीं का बोर्ड है। 8वीं से टेंशन दे रखी थी, चलो जी बोर्ड भी नहीं पड़ गया, आ गई जी फर्स्ट डिवीजन। अब 12वीं का बोर्ड है, 12वीं का बोर्ड है, फिर 12वीं भी दे दी। ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करो, साइंस लो भाई, साइंस वाले अच्छे होते हैं बच्चे, साइंस भी ले ली, साइंस भी ले। अरे भैया एमएससी के बगैर तो जीवन निरर्थक है, एमएससी करो, एमएससी करो। अब उसके बाद क्या? अब नेट करो। अब वही चीजें तुमने सीखी है वो औरों को सिखाओ। नेट क्वालिफाई करो, जीआरएफ निकालो, पीएचडी करो, उसके बाद प्रोफेसर बनो। फिर अब जो तुमने सीखा, जो प्रक्रियाओं से, जिन प्रक्रियाओं से तुम गुजरे, उन्हीं प्रक्रियाओं से अगली पीढ़ी को भी गुजारो। पर देश की अर्थव्यवस्था में और क्या कर सकते हो आप, ये नहीं बताएगी। चलो 5वीं चीज, तकनीकी विकास। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करोगे तब तक आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है। हरित तकनीक समेत एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। साथ के लिए वित्तीय एवं संस्थागत तंत्र, ये 5वां क्या है? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य है। उद्देश्य पढ़ने में बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन इनके जब हम एक्सप्लेन करते हैं, मतलब अगर इसको आप समझ सको कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये, तो ये किसी ऐसे एरू गैरू ने नहीं बना रखा है। एक एक शब्द लिखने में, एक एक लाइन लिखने में बहुत बड़े ब्रेन क्या करते हैं? काम करते हैं। कि करना क्या है भाई? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, 2011 में कर दी इन्होंने, यूपीए की सरकार थी। इतना समझ में आ गया। अगला है राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र, NIMZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, NIMZ। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा था, वैसे NIMZ। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र NIMZ की स्थापना अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त एक बड़े एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में की जा रही है। इससे विनिर्माण उद्योगों के लिए सहायक वातावरण का निर्माण होगा। NIMZ को स्वशासन और स्वायत्त निकाय के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें संविधान के अनुच्छेद 243(1)(c), 243(1)(c) क्वेश्चन बनेगा क्या है? 243(1)(c) के अंतर्गत एक औद्योगिक नगर घोषित करेगी। क्या करेगी? औद्योगिक नगर घोषित करेगी। 11 मार्च 2016 तक कुल 22 NIMZ को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 8 NIMZ के साथ तथा 14 DMIC के बाहर थे। 8 NIMZ के साथ और 14 DMIC के बाहर थे। DMIC क्या हुआ? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। DMIC के साथ NIMZ के रूप में 8 निवेश क्षेत्रों की घोषणा की गई है, जैसे नंबर 1 अहमदाबाद धोलेरा निवेश क्षेत्र गुजरात, दूसरा सेंद्रा बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र,
तीसरा मानेसर बावल निवेश क्षेत्र हरियाणा। चौथा खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र राजस्थान। अगला पीथमपुर धार महू निवेश क्षेत्र मध्य प्रदेश। अगला दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगला दीघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र। अगला जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान। और डीएमआईसी क्षेत्र के बाहर जो 14 एनआईएमजेड है उनको भी सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। महाराष्ट्र में नागपुर, आंध्र प्रदेश में प्रकाशम, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, तेलंगाना में रंगारेड्डी और महबूबनगर, गुजरात में अहमदाबाद और मेहसाना, कर्नाटक में तुमकुर, कर्नाटक में कोलार, कर्नाटक में बीदर, कर्नाटक में गुलबर्ग, कर्नाटक 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 कर्नाटक। सुन रहे हो? गुजरात में अहमदाबाद, तमिलनाडु में पोन्नेरी, थिरुवल्लूर, तमिलनाडु में रामनाथपुरम, उत्तर प्रदेश में औरैया, उत्तर प्रदेश में झांसी। रोना नहीं आ रहा आपको देख के? ये क्यों उत्तराखंड कहीं दिख रहा है? एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे राज्य से बड़ा प्रेम है, हम पर बड़ा भरोसा है, होना भी चाहिए भाई। उत्तराखंड का लोग के बारे में बोला जाता है बड़ा ईमानदार होता है, जितने अधिकारी हैं अगल बगल उनके, वो सब कैसे हैं? तो हम खाली भाई ठीक है ईमानदार है, पर हमारे उत्तराखंड को भी दे दो भाई एक क्या निवेश और विनिर्माण क्षेत्र एनआईएमजेड। नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करने के जो बेस्ट जो जगह है वो ये है। एक तो डीएमआईसी के पास जो 8 है, कौन से? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो डीएमआईसी है, यहां की सड़कें देखना आप, इन सड़कों पर चलना आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लोग बड़े खुश हैं ऑल वेदर रोड, ठीक है पहाड़ में इतना ही बनाया जा सकता था एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जब आप इन गलियारों में चलोगे ना, यहाँ की रोडों पर जब आप चलोगे तब आपकी समझ में आएगा कि देश में है क्या, मतलब कितनी उन्नति हो रही है। आपने यहाँ थोड़ा देखा होगा उस तरह का माल जा रहा है आ रहा है, बड़े बड़े ट्रक। मैं तो बहुत पहले देख चुका, 1994 में ही बहुत अच्छी स्थिति थी गुजरात में। यहां से लेके वो जो टंकी दिख रही है वहां तक ट्रक, उसमें क्या जा रही है, गाड़ियां कार जा रही हैं, क्या जा रही है? यानी प्रोडक्शन ही तो हो रहा होगा भाई, तभी तो जा रही है भर भर के। नहीं आया समझ में? तो अहमदाबाद धोलेरा निवेश, मैंने कहा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के साथ जो 8 वो हैं वो कौन कौन से? अहमदाबाद धोलेरा निवेश क्षेत्र गुजरात, कईयों ने नाम भी नहीं सुना होगा धोलेरा का। अगला हो गया सेंद्रा बिदकिन, नाम सुना है? सेंद्रा बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में। मानेसर बावल निवेश क्षेत्र हरियाणा, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र राजस्थान, पीथमपुर धार महू निवेश क्षेत्र मध्य प्रदेश, दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश, दीघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र, जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान। आईडीपीएल है, सिक है, बहुत जमीन है, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में जमीनें नहीं है। एक बार बनाओ तो आप, जीवन बदल जाएगा कई लोगों का। क्या हो जाएगा? जीवन बदल जाएगा, कई लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। क्या होते हैं? निवेश आता है, जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उस जगह पर क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाता है। फैक्ट्रियां, मतलब कोई बड़ा इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री बन गई तो क्या हो गया? क्या होगा? टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो आप लोग वहां पर काम करोगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, कुछ टाइम आप वहां काम करोगे, सीखोगे, उसके बाद बाहर भी तो चांसेस मिलेंगे आपको। माना केमिकल केमिस्ट्री का काम है, उसमें आप एमएससी केमिस्ट्री हो, आपने माना रिलायंस में काम कर लिया। किसमें काम कर लिया? रिलायंस का कोई, अब यहां तो रिफाइनरी नहीं हो सकती, पर मैं बता रहा हूं कि माना किसी ने मोती खाउड़ी में काम कर दिया, तो आपको एक ऑफर आएगा कहां से? माना आप केमिस्ट्री से हो, एमएससी केमिस्ट्री हो, टॉपर हो आप, बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, आपने हल्के फुल्की सैलरी में आपने मोती खाउड़ी में काम कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी प्राइवेट सेक्टर की, किसके? रिलायंस की। तो आपको क्या लगता है जीवन भर वहीं घिसोगे आप? आपको ऑफर आएंगे, फिर ओमान से ऑफर आएगा आपके लिए, अरब से ऑफर आएगा, इराक से आएगा, कुवैत से आएगा, और उससे कई गुना सैलरी पर आप वहां काम कर रहे हो। नहीं आया समझ में? तब आपकी समझ में आएगा कि एमएससी केमिस्ट्री क्यों करनी पड़ती है। आपने लेकिन फिजिक्स से आपने डीआरडीओ में चले गए तो फिर आप बाहर के ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप डीआरडीओ के सीक्रेट लीक नहीं कर सकते, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन किसी प्राइवेट के साथ आप काम कर रहे हो, है ना, कहीं किसी, यानी आपने
अब अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम करे तो बाहर तो नहीं जा सकते भाई, पता चला आपने सारे लीक कर दिया, अग्नि मिसाइल कैसे बनती है, कैसे काम करती है, क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगा ना। ये राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र समझ में आ गया। एनआईएमजेड क्या होता है? ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश को आकर्षित किया जाता है, बोला जाता है कि निवेश करना चाहते हैं ये क्षेत्र है, यहां पर कीजिए। पर मैंने कहा दुख इस बात का कि हमारे उत्तराखंड का इसमें कहीं नाम नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग जोन है, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जोन है। और कभी मैंने कहा जब भारत दर्शन करने का मौका मिलेगा, अगर कभी आप मसूरी लबासना से आप जब भारत दर्शन के लिए जाओगे, तो जब इन क्षेत्रों से जाओगे तब आपकी समझ में आएगा कि क्या चीज है भाई भारत। अगला मैंने अब आपको बताना है इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी औद्योगिक प्रदेश। क्या बताना है? औद्योगिक प्रदेश, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा।